Hello students, in the previous class we studied Gauss law, Gauss theorem and proof of Gauss theorem and a simple overview about electric flux. In today's class we are going to discuss the application of Gauss law. So the application of Gauss law is to find the electric field of charged bodies. So first application is electric field due to an infinitely long charged wire. So this is infinitely long charged wire which is positive charge. So consider this as thin infinitely long straight wire having linear charge density lambda. We consider a thin infinitely long straight wire having linear charge density lambda. By symmetry we say that the field, electric field E of the line charge is directed radially outward and its magnitude is same at all points equidistant from the line charge. By symmetry we say that the electric field due to this line charge is same in magnitude or same at all points equidistant from this line charge. Okay, to determine the electric field at a distance r, from this line charge, we choose a Gaussian surface. So here by symmetry the electric field E of the line charge is directed radially outwards and its magnitude is same at all points equidistant from the line चार्ज. ओके, अब इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे अपन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. फॉर दैट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो सबसे पहले अपन को एक क्लोज्ड सरफेस की जरूरत पड़ेगी. क्लोज सरफेस को के लिए मुझे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. तो गॉसियन सरफेस इससे r डिस्टेंस पे ये लेते और इसी तरह r डिस्टेंस पे इस तरफ तो गॉसियन सरफेस जो आएगा फॉर दिस लाइन चार्ज इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल शेप आएगा. सो द गॉसियन सरफेस इज cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. Cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. Now इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को बनाने से यहाँ पे तीन सरफेसेस जो है वो अपने पास आएंगे. एक तो ये कर्व सरफेस होगा, यहाँ पे कोई ds एरिया कंसीडर किया जाता है जिसको मैं लिख देता हूँ ds1. एक ये फ्लैट सरफेस होगा, यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, इसको लिखते हैं ds2. और यहाँ पे कोई इस फ्लैट सरफेस पे एक स्मॉल एरिया जो है वो कंसीडर करते हैं, इट इज ds3. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. सो इस ds1 की जो डायरेक्शन होगी
इस एरिया की जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर दिस ds1. ds2 के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ds3 की बात करें तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. सो यहाँ पे भी थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री. सो दैट नाउ राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to integration of surface integral of closed surface E dot ds. इसको तीनों सरफेस के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ S1 E dot ds1 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस S2 E dot ds2 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस S3 E dot ds3. इसको इलेबरेट करके अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इलेबरेट करके अगर लिखना चाहें इसको, सरफेस इंटीग्रल S1 E ds1 cos थीटा, सेकंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E ds2 cos थीटा, एंड फॉर S3 E ds3 cos थीटा. S1 के लिए अपन देख चुके हैं थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री. अपन जानते हैं cos 90 जो है वो हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी cos 90 डिग्री जो है वो आपका हो जाएगा 0. तो ये दोनों फैक्टर तो जो है वो 0 हो जाएंगे. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा आपका ds1, जिसमें एंगल जो है आपका 0 डिग्री है, और cos 0 जो है वो होता है आपका 1. तो फाई इज इक्वल टू आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ S1 E डॉट ds1. तो इसको लिखेंगे E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S1 ds1 फाई इज इक्वल टू E डॉट ds1. ds1 इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस. ये जो आपने ds1 स्मॉल एरिया कंसिडर किया था वो कर्व्ड सरफेस पे किया था. ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर्व सरफेस के सभी एरियाज को जब आप सम अप करेंगे, यानी कि उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी एरिया ऑफ कर्व सरफेस. इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds1. ठीक, तो फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा E इंटू 2πr l. नाउ as we know that from Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon naught is equal to 2 pi rl. Now this q is the charge enclosed by the Gaussian surface. अब चार्ज इंक्लोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चार्ज इंक्लोज फाइंड आउट करने के लिए उसने अपने को दे रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन चार्ज दिस लेमडा. तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज ओपन लेंथ, तो चार्ज ओपन लेंथ इज इक्वल टू एल. सो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल. क्यू का वैल्यू जो आपको अपन को मिलेगा यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल. सो पुट करेंगे इसको, ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू डॉट ई, ई क्रॉस 2 पाई आर एल लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught r. So this is the electric field due to an infinitely long charged wire. तो यहाँ से एक चीज जो अपन को पता चल रही है कि लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, 2 जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. सो क्लियरली अपन कह सकते हैं दस the electric field of a line charge is
inversely proportional to the distance from the line charge. So the electric field, thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge. यहाँ से सीधा दिख रहा है, this is inversely proportional to this R. So this is the derivation of electric field due to an infinitely long thin charged wire with the help of Gauss law. Hello students, let's talk about the second application of Gauss law. Consider a thin infinite plane sheet, of charge with uniform surface charge density sigma. The second application of Gauss law is electric field due to an uniformly charged infinite plane sheet. Consider a thin infinite plane sheet of a charge with uniform surface charge density sigma. We want to calculate the electric field at a point P at a distance r from it. So this is the distance r and point P. We want to calculate the electric field at point P due to this infinitely charged, uniformly charged infinite plane sheet at a distance r. This distance is r. The diagram shown here, this distance is r, this is point P. We want to calculate the electric field at this point P. This is P dash. Okay. By symmetry, what we can say that the electric field E points outwards normal to the sheet. By symmetry we can say that the electric field due to this plane sheet is points outward normal to the sheet in the both the direction, in this direction also in this direction. Okay. And it must have same magnitude, and opposite direction at 2 points P and P dash. What we can say that it must have same magnitude at P, at this point P and this point P dash. This electric field have same magnitude, but the direction is opposite. At point P, the direction of electric field is this, and at point P dash, electric field is in this direction. Okay. So now we have to calculate the electric field due to this uniformly charged infinite plane sheet with the help of Gauss law. So for applying Gauss law, we first take the infinitesimal small area element at the surfaces. There are two flat surface and one curved surface. So this is the infinitesimal area element ds1, at here is ds2, at this place it is ds3. The direction of this ds1 is radially outward, and electric field is in this direction. The angle is 90 degree. For ds2, small area element is in this direction, and electric field is also in this direction. Theta is equal to 0 degree. And for ds3, the electric field points outward normal, and the area vector also points outward normal. So theta is equal to 0 degree. So we can say that
as the lines of force are parallel to the curved surface of the cylinder, so the flux through the curved surface is 0, and the flux through the plane and faces of the cylinder is, flux through the curved surface is 0 because lines are parallel to the curved surface. This is the direction of electric field and this is the direction of area vector. The angle between them is 90 degrees, so theta is equal to 90 degree, so cos 90 is equal to 0. So the contribution of flux from both the flat surfaces is phi is equal to integration of S2 E dot ds2 plus इंटीग्रेशन ऑफ S3 E डॉट ds3. ds1 का तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होगा. फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा प्लेस करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी. इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ S2 इज इक्वल टू E डॉट ds2 प्लस S3 इज इक्वल टू E डॉट ds3. फाई इज इक्वल टू E surface integral of ds2 plus E surface integral of ds3. Now the surface integral for this flat surface is the cross sectional area A. So EA plus also for ds3 the surface integral of this small ds3 is equal to the cross sectional area A. So phi is equal to twice EA, equation number first. Now the charge enclosed by Gaussian surface, इसमें अपन ने जो सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस जो कंसीडर किया है, सिलेंड्रिकल गाउशियन सरफेस जो कंसीडर किया है उसके लिए चार्ज इनक्लोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए उसने अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है. तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. चार्ज ओपन एरिया क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अपन क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ई ए. सो इसको कैसे लिखेंगे अपन, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ई ए. ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सिग्मा ओपन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinite plane sheet with the help of Gauss law is E is equal to sigma upon twice epsilon naught. An important result comes out from this formula is that E is independent of R for this plane sheet. So these are the two important applications of Gauss law. If you have any doubt regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.